हेलो साथियों, स्वागत है आपका ग्रो ऑफ मंत्रा में। मैं आपका साथी अंकुर वर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं अपनी एक नई क्लास के साथ। जी हाँ, जो हमने अपनी यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के लिए जो परीक्षा होने जा रही है, जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि उसके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, एडमिट कार्ड इशू हो चुके हैं। तो सभी लोग अपना एडमिट कार्ड देख लें। और बताया जा रहा है कि ज़्यादातर बहुत दूर सेंटर डाले गए हैं, जो अपने होम टाउन से बहुत बहुत दूर डाले गए हैं। यहाँ तक कि लड़कियों के भी सेंटर कम से कम 100 से अधिक किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि 100 से कम ही नहीं है, ज़्यादा ही हैं। काफ़ी काफ़ी दूर सेंटर डाले गए हैं, लेकिन फिर भी अब जैसा भी है, जो परिस्थितियाँ हैं, एग्ज़ाम तो देना ही है। तो एग्ज़ाम अब बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, यानी कि काउंट डाउन स्टार्ट हो चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो वैसे में अब करंट अफेयर को फटाफट फटाफट पढ़ लिया जाए, ताकि एग्ज़ाम में करंट अफेयर से आने वाले क्वेश्चन हमारे खराब ना हो। तो उसी क्रम में जो हमने अपना यूपी ट्रिपल एस सी पैट को मेन फोकस करते हुए करंट अफेयर के लिए जो सीरीज चलाई है, उसमें आज हमारी 5वीं क्लास होगी। जी हाँ, क्लास 5 होगी, जिसमें हम अपने क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर 150 तक डिस्कस करेंगे। जी हाँ, हमने अपना टारगेट बनाया है कि हम 300 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट 300 क्वेश्चंस को अपनी 10 क्लासेस में कवर कराएंगे, अर्थात हर एक क्लास में 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन और कुछ पिक्चर्स के माध्यम से, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें वो याद रह सकें और हमारे एग्जाम में क्वेश्चन खराब ना हो। तो उसी क्रम में, उसी सिलसिले में आज हमारी क्लास 5 होगी, जिसमें हम अपने आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, तो आपके इस जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें आप नीचे उनको देखकर जा करके देख सकते हैं और उन सभी वीडियो को एक्सेस कर पाएंगे और आप उनको देख पाएंगे। साथ ही जो भी हमारे साथी अभी इस चैनल पर नए जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो वो वीडियो को लाइक तो खैर करेंगे ही, साथ ही में हमारी वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की सारी चीजें टाइम से मिलती रहें। तो अब ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे आपका और आज की क्लास को शुरू करेंगे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे और अब सभी साथी कमेंट करते रहेंगे अपना आंसर, और आपका आंसर मिलता रहेगा आपको। तो चलते हैं अपने आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 121 है आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। अब तक हम 120 कर चुके हैं, इसलिए 121 कहलाएगा। हमें 30 क्वेश्चन करने हैं अपनी प्रत्येक क्लास में। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारत के अगले थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? जी हाँ, भारत के जो थल सेना होती है, उसके प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? लेफ्टिनेंट जनरल के माधव, लेफ्टिनेंट जनरल सुरेश झा, लेफ्टिनेंट जनरल के शर्मा, या लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे? जी हाँ, तो आपका समय शुरू होता है। सभी साथी कमेंट करेंगे अपना उत्तर। चलिए, तो आपका समय समाप्त होता है। पहले क्वेश्चन का आंसर ये रहा। तो अगर हम बात करें हमारे भारत के अगले थल सेना प्रमुख की, तो यह हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। जी हाँ, मनोज पांडे बने भारत के पहले इंजीनियर सेना प्रमुख, अर्थात जो इस लाइन से संबंध रखते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति पहली बार अगर प्रमुख बना है तो वह है हमारे मनोज पांडे। बात करें अगर मनोज पांडे की, तो भारत के थल सेना अध्यक्ष, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, भारत की थल सेना के सेनापति होते हैं। जी हाँ, इस पद पर सामान्यतः जनरल पद के अधिकारी होते हैं, बिल्कुल। वर्तमान में जनरल मनोज पांडे इस पद पर आसीन हैं, जिन्होंने 30 अप्रैल 2022 को यह पद संभाला है। जी हाँ, अगर क्वेश्चन आ जाए थल सेना प्रमुख कौन है, तो हमारा उत्तर होना चाहिए मनोज पांडे। जी हाँ, अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ का कार्यभार भी हमारे संभाल चुके हैं मनोज पांडे। जी हाँ, तो अगर हम बात करें, फाइनली उत्तर निकालते हैं कौन कौन से आंसर क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। तो भारत के थल सेना प्रमुख मनोज पांडे होंगे। इससे पहले ये किस पद पर रह चुके हैं? तो ये अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ भी रह चुके हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस शहर में रेडियो अक्ष, जी हाँ, रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च हुआ है? अर्थात जो नेत्रहीन है, जिनको दिखाई नहीं देता, वो भी जुड़ सकें विभिन्न चीजों से, उसके लिए एक रेडियो अक्ष नाम से
रेडियो चैनल लॉन्च किया गया है। वो कहाँ किया गया है, किस शहर में किया गया है? जोधपुर, चंडीगढ़, बेंगलुरु या नागपुर? आपका समय शुरू होता है अब। चलिए चलते हैं अपने उत्तर की ओर। तो अगर हम बात करें रेडियो अक्ष की, जो कि नेत्रहीनों के लिए बनाया गया भारत का पहला रेडियो चैनल है जिसका लॉन्च किया गया है, तो आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे रेडियो अक्ष, उसमें आंख बनी हुई है, यानी कि फिर उसमें क्रॉस लगा हुआ है, यानी कि नेत्रहीन लोग जो हैं उनके लिए है। तो एसेसिबिलिटी फॉर एजुकेशन फॉर ऑल, मतलब इसका जो रीजन है, कारण है कि वो सब तक एजुकेशन को, शिक्षा को पहुंचाया जा सके, कोई भी किसी भी प्रकार से छूटे ना। तो देख रहे हैं आप, तो रेडियो अक्ष क्या है? दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल है जिसका नाम रेडियो अक्ष रखा गया है। यह नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। जी हाँ, कहाँ लॉन्च किया गया है? हमारे महाराष्ट्र के नागपुर में लॉन्च किया गया है। नागपुर की 96 साल पुरानी संस्था द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नागपुर और समष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल इस विचार के पीछे के संगठन है, अर्थात इनका ये अपनी एक पहल है। क्या? रेडियो अक्ष चैनल विभिन्न इंटरनेट रेडियो प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में उपलब्ध होगा। जी हाँ, ये जो हमारा चैनल है रेडियो अक्ष, जो भी इंटरनेट रेडियो प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में उपलब्ध होगा, जैसे सभी लोग एक्सेस कर पाएंगे। एक्सेसिबल एजुकेशन फॉर ऑल के उद्देश्य के साथ हमारा है रेडियो अक्ष। कहाँ, किस शहर में? तो नागपुर में लॉन्च किया गया। नागपुर कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस बनाया है? जी हां, 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस बनाया है? पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश? जी हां, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी साथी प्रयास करेंगे। समय शुरू होता है आपका अब। तो चलते हैं उत्तर की ओर। तो अगर हम बात करें किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस बनाया, कब? 15 अप्रैल 2022 को, तो इसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। जी हां, हिमाचल प्रदेश। 15 अप्रैल 2022 को हिमाचल प्रदेश राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस बनाया है। जी हां, कौन सा 75वां बनाया है? किसने? हिमाचल प्रदेश ने बनाया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था। फिर इसे 25 जनवरी 1950 को गैर श्रेणी राज्य बनाया गया। तो बिल्कुल सही उत्तर है हमारा 123 का हिमाचल प्रदेश। तो इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमने जाना भारत किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस बनाया, तो इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश। अब चलते हैं अपने अगले उत्तर क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 124, प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को, 13 अप्रैल को, 15 अप्रैल को या 16 अप्रैल को? जी हाँ, प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो चलते हैं अपने उत्तर की ओर। तो अगर हम बात करें विश्व कला दिवस की, तो इसका उत्तर होगा 15 अप्रैल। जी हाँ, 15 अप्रैल होगा। तो 15 अप्रैल 2022 को दुनिया भर में विश्व कला दिवस मनाया गया है। जी हाँ, 15 अप्रैल 2022 को दुनिया भर में विश्व कला दिवस मनाया गया है। इसी दिन लोग अलग अलग जगहों पर प्रदर्शनी लगाते हैं। जी हाँ, जब कला दिवस से संबंधित है तो कलाओं से संबंधित जो भी अपने प्रदर्शन है, प्रस्तुतियां, उनको प्रदर्शन करने का काम किया जाता है। और इस अवसर पर यूनेस्को के
जी हाँ, यूनेस्को जो आपका वर्ल्ड हेरिटेज से संबंधित एक संस्था है, तो यूनेस्को के द्वारा कार्यशालाओं, वाद विवाद कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों में भाग लेने की लोगों से अपील की जाती है। जी हाँ, 15 अप्रैल 1452 को इटली के महान चित्रकार लियोनार्दो दा विंची की जयंती भी है। जी हाँ, अगर हम बात करें 15 अप्रैल 1954 को, तो इटली के महान चित्रकार हैं लियोनार्दो दा विंची की जयंती भी है इस दिन, इसलिए ही 15 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस मनाया जाता है। चलते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 125, हाल ही में किस देश को, जी हाँ, हाल ही में किस देश को वर्ष 2023 के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है? जी हाँ, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप यानी कि जो गलियों में खेलने वाले बच्चे हैं, जो गली में खेलने वाला क्रिकेट है, उसको बढ़ावा देने के लिए मेजबानी मिली है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है न्यूजीलैंड, भारत, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया। आपका समय शुरू होता है अब, सभी साथी कमेंट करेंगे। तो अगर बात करें हाल ही में किस देश को वर्ष 2023 के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है, तो इसका उत्तर होगा जी हाँ, स्ट्रीट में ज्यादातर कहाँ खेलते हैं? भारत। बच्चा जो शुरुआत में खेलना शुरू करता है तो गलियों से ही क्रिकेट खेलना शुरू करता है। तो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है भारत को। अगर हम बात करें तो क्या है ये, तो गली क्रिकेट की लोकप्रियता अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुकी है। जी हाँ, जो अब गलियों में क्रिकेट खेला जाता था, अब उसकी लोकप्रियता बढ़ चुकी है और अब ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुकी है। स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और सेव द चिल्ड्रन इंडिया के द्वारा, जी हाँ, स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और सेव द चिल्ड्रन इंडिया के द्वारा आयोजित की जाने वाली स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी भारत करेगा। जी हाँ, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत करेगा। इसमें 16 अलग अलग देशों की 22 टीमें भाग लेने वाली हैं। इस टूर्नामेंट की खास बात यह है कि इसमें लड़के और लड़कियां दोनों साथ साथ खेलेंगे। जी हाँ, अगर हम बात करें स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की, तो ये गली के जो बच्चे हैं क्रिकेट खेलने संबंधित, उनको प्रोत्साहन देने, उनको मौका देने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए तो है ही, साथ ही इसमें लड़के और लड़कियां दोनों साथ साथ क्रिकेट खेलेंगे। ये टूर्नामेंट सितंबर 2023 में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले खेला जाएगा। जी हाँ, क्योंकि 2023 में हमारा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप भी है, तो उससे पहले ये हमारा स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला जाएगा। इसका उद्देश्य है गली क्रिकेट खेलने वालों को पहचान दिलाने और उन्हें एक मंच प्रदान करना है, ताकि वो सब लोग इससे जुड़ सके और इसका को लाभ मिल सके और उनको प्रोत्साहन या बढ़ावा मिल सके। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 126, हाल ही में किसने ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीता है? ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, जी हाँ, जो बिजनेस से रिलेटेड जो होते हैं, जो शुरुआत करते हैं किसी भी बिजनेस की, उनको एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। तो उससे संबंधित 2021 का सम्मान किसने जीता है? नीता अंबानी, रितेश अरोड़ा, आदित्य मिश्रा या फाल्गुनी नायर। जी हाँ, आपका समय शुरू होता है अब। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी साथी कमेंट करेंगे। चलिए, इसी के साथ आपका जो समय था क्वेश्चन के लिए वो समाप्त होता है। अब आपका समय आ गया है उत्तर देने का। तो आपका उत्तर है जी बिल्कुल, ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीता है हमारी फाल्गुनी नायर। जी हाँ, फाल्गुनी नायर हमारी क्या है? ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 सुनी है, यानी कि उसको सम्मान मिला है। अगर हम पिक्चर में देख पा रहे हैं तो नायका एक ब्रांड है आपका, इससे संबंध रखती हैं ये। 13 अप्रैल 2022 को केंद्रीय पर्यावरण और श्रम एवं रोजगार मंत्री, जी हाँ, भारत के केंद्रीय पर्यावरण और श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव, जी हाँ, तो क्वेश्चन ये भी तैयार होता है कि केंद्रीय पर्यावरण और श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव होते हैं। इन्होंने नायका की संस्थापक जो है, नायका एक आपके सामने ब्रांड है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं लेफ्ट में, नायका एक कॉस्मेटिक ब्रांड है, ठीक है। तो संस्थापक फाल्गुनी नायर को ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 प्रदान किया गया है।
इन्होंने इत्र और मोटार उद्योग को हटाकर यूनिकॉर्न स्टार्टअप का निर्माण करने तथा सौंदर्य उत्पादों को बेचने के लिए डिजिटल मार्ग अपनाने के लिए दिया गया है कि इन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है और उसको बढ़ावा दिया और काफी ग्रोथ दी है। वह जून 2022 में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है, जीता है, सम्मान जीता है। तो एक बार फिर जान लेते हैं, फाल्गुनी नायर भूलना नहीं है, नायका की अपनी संस्थापक हैं। नायका जो आपका एक कॉस्मेटिक ब्रांड है उसकी संस्थापक हैं फाल्गुनी नायर, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? जी हाँ, प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 16 अप्रैल या 14 अप्रैल को। तो आपका समय शुरू होता है, अब सभी साथी कमेंट करेंगे। विश्व धरोहर दिवस, जी हाँ, वर्ल्ड हेरिटेज डे। जी हाँ, चलते हैं, समय आ गया है उत्तर का। तो अगर हम बात करें विश्व धरोहर दिवस की तो इसका उत्तर होगा 18 अप्रैल। जी हाँ, 18 अप्रैल। विश्व धरोहर दिवस अथवा विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे, प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि पूरे विश्व में मानव सभ्यता से जुड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाई जा सके। जो भी हमारे ऐतिहासिक चीजें, जो भी हमारी सांस्कृतिक चीजें, जो भी हमारे आसपास ऐसी चीजें जो हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास आदि की जानकारी देती हैं, उनका रखरखाव करें, उनका ख्याल करें, उनका संरक्षण करें और उनको बनाए रखें, बचाए रखें। इन सब चीजों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व धरोहर दिवस प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व धरोहर दिवस अगर हम बात करें 2022 की, तो इसकी जो थीम रही है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में दिवस तो पूछता ही है, लेकिन करंट अफेयर वाले पोर्शन में यह पूछ लेता है कि आपके वर्तमान वर्ष में जो है उस दिवस वाले दिन हमारी उस दिन पर कौन सी थीम रही थी। तो अगर हम बात करें विश्व धरोहर दिवस 2022 की, तो उसकी जो थीम रही है वो रही है हमारी विरासत और जलवायु। जी हाँ, विरासत और जलवायु हमारी उसकी थीम रही है। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल, क्या थीम थी हमारी? विरासत और जलवायु। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व हीमोफीलिया दिवस, जी हाँ, प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को, 17 अप्रैल को, 13 अप्रैल को या 15 अप्रैल को? आपका समय शुरू होता है अब। चलिए तो चलते हैं उत्तर की ओर। तो अगर हम बात करें हीमोफीलिया दिवस की, तो ये कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? हीमोफीलिया है क्या? तो देखो, हीमोफीलिया जो है एक बीमारी है, एक रोग है। कैसा रोग है? आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक यानी कि जो हमारे पूर्वजों से या माता पिताओं से हमारे अंदर होता चला आता है, अर्थात यह हमें जन्म से भी हो सकता है या जन्म से होता है। तो हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसमें रक्त के थक्के बनने की क्षमता जो है वो गंभीर रूप से कम हो जाती है। अर्थात देखा होगा, जब हमारा हाथ पैर कहीं भी कट जाता है तो कुछ समय बाद उस स्थान पर खून बहना अपने आप बंद हो जाता है। उसके पीछे एक कारण होता है, कुछ चीज की जिम्मेदारी होती है। एक हमारे बॉडी में एक केमिकल टाइप, एक तरीके से एक रसायन होता है जो उसको क्या करता है, जमने देता है या जमने नहीं देता है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ समय बाद थक्का बन ही जाता है अमूमन सामान्य लोग में। लेकिन अगर हम बात करें हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति, यानी कि जिसको हीमोफीलिया हो, तो उसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग की जो क्षमता होती है वो नहीं होती। अर्थात अगर एक बार उसके चोट लग जाए तो उसका निरंतर खून बहता रहता है, जिसको हीमोफीलिया रोग कहा जाता है। मामूली सी चोट से भी इनका इतना खून बह जाता है कि कई बार मृत्यु तक के कारण आ जाते हैं या बहुत ज्यादा इनको रक्त देने की जरूरत पड़ जाती है। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस हमारा प्रत्येक वर्ष 17 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया WHF के संस्थापक हमारे फ्रैंक श्रोवेल के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के जो संस्थापक हैं फ्रैंक श्रोवेल के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को। जी हाँ, बदलाव के अनुरूप ढलना, एक नई दुनिया में स्वस्थ देखभाल को बनाए रखना, 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष
समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। जी हाँ, ये बिल्कुल दिवस से संबंधित क्वेश्चन है और साथ में ये करंट में अभी बिल्कुल शुरू किया गया है इस दिवस को मनाया जाना। तो जो हमारी तमिलनाडु की सरकार है उसने अभी जल्द में ही घोषणा की है एक तारीख को लेकर के, कुछ कारण देते हुए कि वह प्रतिवर्ष उस तारीख को समानता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है 14 अप्रैल को, 16 अप्रैल को, 11 अप्रैल को या 17 अप्रैल को। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, तो आपका समय समाप्त होता है। चलते हैं उत्तर की ओर। तो अगर हम बात करें तमिलनाडु सरकार ने, जी हाँ, अगर प्रतिवर्ष समानता दिवस मनाने की घोषणा की है तो वह तारीख है 14 अप्रैल। जी हाँ, 14 अप्रैल। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, एक तरफ है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन और दूसरी तरफ तस्वीर है डॉक्टर BR अम्बेडकर की। जी हाँ, तो ये जो लेफ्ट में तस्वीर है ये किसकी है? हमारे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अर्थात तमिलनाडु सरकार ने के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने विधानसभा में घोषणा की है कि 14 अप्रैल को संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती इस वर्ष से समानता दिवस के तौर पर प्रतिवर्ष मनाई जाएगी। स्टालिन ने सदन में कहा कि उस दिन राज्य भर में शपथ भी ली जाएगी। जी हाँ, और लोकसभा सांसद और विदुलथलाई चिरुथाईगल काची प्रमुखोल तिरुवामलावन के अनुरोध पर यह अम्बेडकर मणिमंडपम में अम्बेडकर की आद्यकद कांस्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी अर्थात उनकी कांस्य की मूर्ति भी लगाई जाएगी। उनके प्रतिवर्ष जन्म दिवस को समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये घोषणा की है तमिलनाडु सरकार के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने। जी हाँ, मुख्यमंत्री ने कहा कि अम्बेडकर के कुछ कार्यों के विवरण को तमिल में प्रकाशित भी किया जाएगा। एक तो मूर्ति लगाने की बात की है और एक इनके जो भी संबंधी जानकारियां उनको प्रकाशित करने की बात कही गई है। साथ ही हमारे प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को अब समानता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के द्वारा। बहुत ही सराहनीय, अच्छा कार्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 130, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व आवाज दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, आवाज दिवस, विश्व आवाज दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को, 13 अप्रैल को, 15 अप्रैल को या 19 अप्रैल को। आपका समय शुरू होता है अब। सभी साथी कमेंट करेंगे दुनिया भर में विश्व आवाज दिवस कब मनाया जाता है। चलिए, तो आपका समय समाप्त होता है। चलते हैं उत्तर की ओर। तो उत्तर की बात करें तो विश्व आवाज दिवस हमारा 16 अप्रैल को मनाया जाता है। जी हाँ, कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को मनाया जाता है। 16 अप्रैल 2022 को दुनिया भर में विश्व आवाज दिवस मनाया जाता है। लोगों को उनकी आवाज के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसके बाद वर्ष 2002 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ ओटोलरिंगोलॉजिस्ट हेड एंड नेक सर्जरी ने इसे विश्व आवाज दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। जी हाँ, वर्ल्ड वॉइस डे 16 अप्रैल को मनाया जाता है। लव योर वॉइस वर्ल्ड वॉइस डे अप्रैल 2016। जी हाँ, वॉइस द ओरिजिनल सोशल मीडिया। ओके, तो विश्व आवाज दिवस हमारा कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को मनाया जाता है। जी हाँ, कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले पहले पेशेवर एथलीटर कौन बन गए हैं? जी हाँ, पेशेवर एथलीटर पद्म भूषण सम्मान पाने वाले कौन बन गए हैं? मनीष नरवाल, कृष्ण नागर, देवेंद्र झंझाड़िया या मनोज सरकार। आपका समय शुरू होता है अब। सभी साथी कमेंट करेंगे। चलिए, तो अगर हम बात करें पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पेशेवर एथलीटर, तो इसका उत्तर होगा हमारा बहुत ही बढ़िया, देवेंद्र झंझाड़िया। जी हाँ, देवेंद्र झंझाड़िया पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता। जी हाँ, पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झंझाड़िया
देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट बन गए हैं। जी हाँ, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख पा रहे हैं, हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इनको पद्म भूषण सम्मान दिया जा रहा है। तो देवेंद्र झझाड़िया पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले भाला फेंक खिलाड़ी हैं, जिन्होंने देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण प्राप्त किया है। तो ये हमारे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से रहा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को, जी हाँ, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए केसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है? जी हाँ, केसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है। ऑप्शन है केएल राहुल, बाबर आजम, डेविड वार्नर, वार्निदू, हर्षरंगा। तो आपका समय शुरू होता है, सभी साथी कमेंट करेंगे। चलिए, तो उत्तर की ओर चलते हैं आपके। तो हमारा उत्तर है, इसका उत्तर जान लेते हैं। तो अगर हम बात करें हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए केसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है, तो उत्तर होगा बाबर आजम। जी हाँ, इसका उत्तर है बाबर आजम। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं ये बाबर आजम। पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम को मार्च 2022 महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। इसी के साथ ही बाबर आजम इकलौते ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 2 बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान जीता है। तो बाबर आजम, पहला क्वेश्चन कहां से संबंधित है? तो हमारा है पाकिस्तान से। क्या, कौन से खेल से संबंधित है? तो क्रिकेटर हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है मार्च 2022 को, और एक ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 2 बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है। इससे पहले बाबर आजम को अप्रैल 2021 के लिए ये सम्मान दिया गया था। चलिए, तो बाबर आजम पाकिस्तानी क्रिकेटर, केसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग, जी हाँ, संघ लोक सेवा आयोग एक बहुत ही मुख्य आयोग है। इसकी नजरें सभी की नजरें इस पर गड़ी रहती हैं, क्योंकि बहुत ही, अभी आगे जब आंसर की चर्चा करेंगे, जब डिटेल करेंगे, तो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं पहले ये बताइए आप सभी लोग। तो हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जी हाँ, डॉक्टर मनोज सोनी, डॉक्टर निर्मल राठौर, डॉक्टर शुभम साहू या डॉक्टर महेश दत्ता। तो आपके सामने समय शुरू हो चुका है, सभी साथी कमेंट करेंगे। चलिए, तो आपका समय समाप्त होता है। अगर हम बात करें यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर मनोज सोनी। जी हाँ, मनोज सोनी, याद करने के लिए याद रख सकते हैं सोनी, सोना, क्योंकि जो हमारे देश का सोना है, यानी कि जो आईएएस पीसीएस निकलते हैं वो हमारे यूपीएससी के माध्यम से निकलते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर मनोज सोनी, 5 अप्रैल 2022 को डॉक्टर मनोज सोनी ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। जी हाँ, 5 अप्रैल 2022 को मनोज सोनी हमारे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। उनका कार्यकाल 27 जून 2023 तक रहेगा। जी हाँ, 2023 में 27 जून तक ये बने रहेंगे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। इससे पूर्व यह आयोग में बतौर सदस्य भी कार्य करते रहे हैं, यानी कि पहले ये यूपीएससी में आयोग में सदस्य भी रहे हैं और वर्तमान में अभी इसके अध्यक्ष चुने गए हैं। इस पद पर इन्होंने प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी का स्थान लिया है, अर्थात जो हमारे अंतिम, जो लास्ट, इससे पहले जो भी हमारे अध्यक्ष रहे हैं यूपीएससी के, उसका आंसर है प्रदीप कुमार जोशी। तो एक और क्वेश्चन तैयार होता है कि मनोज सोनी से पूर्व वाले हमारे कौन रहे हैं अध्यक्ष यूपीएससी के? तो प्रदीप कुमार जोशी इसका उत्तर होगा। भारतीय संविधान की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 315, जी हाँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत हमारे इसके अध्यक्ष आदि की नियुक्ति की जाती है। तो जो हमारी यूपीएससी है, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग है, ये एक संवैधानिक संस्था है। बिल्कुल, जी हाँ, तो इसके अध्यक्ष है हमारे डॉक्टर मनोज सोनी। बिल्कुल याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी, यूपीएससी।
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 134, हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो बात हो रही है पड़ोसी देश की और नाम है शहबाज शरीफ। तो उसके ये प्रधानमंत्री बने हैं किसी हमारे भारत के पड़ोसी देश के। तो आपको उत्तर बताना है श्रीलंका, ग्लेन मैक्सवेल, पाकिस्तान या म्यांमार। आपका समय शुरू होता है। अब सभी साथी कमेंट करेंगे। समय शुरू हो चुका है। शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए मुख्यमंत्री बने हैं? चलिए, समय समाप्त हो चुका है। चलते हैं उत्तर की ओर। तो अगर हम बात करें शहबाज शरीफ, तो ये किस भारत के पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो उत्तर होगा पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान के ये हमारे प्रधानमंत्री बने हैं। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में राजनीतिक संकट के कारण, जी हाँ, जो पाकिस्तान में राजनीतिक संकट चल रहा था उसके कारण इमरान खान की जगह, जी हाँ, जो सबसे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान थे उसकी जगह शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, शहबाज शरीफ बने पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर। शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सांसद हैं। जी हाँ, और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई भी हैं। जी हाँ, अगर हम बात करें शहबाज शरीफ की, तो ये मुस्लिम लीग नवाज, यानी कि जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी, ऐसी पाकिस्तान की पार्टी है ये, उससे सांसद भी हैं और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई भी हैं। वर्तमान समय में शरीफ PMLN के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, तो हमारे जो मुस्लिम लीग नवाज है उसके अध्यक्ष भी हैं ये, साथ में हमारे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी चुने गए हैं। ओके, तो शहबाज शरीफ बने हैं पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री, बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 135, हाल ही में कौन IPL क्रिकेट में, जी हाँ, अगर हम बात करें इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट में कौन खिलाड़ी हैं या कौन से खिलाड़ी हैं जो रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? जी हाँ, रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। रिटायर्ड आउट होता क्या है वह भी आपको अभी बताया जाएगा, लेकिन पहले आंसर पे चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद आपके जब उत्तर आ जाएगा, जब उसके बारे में डिटेल बताया जाएगा, तो आपको उत्तर देना IPL क्रिकेट में पहली बार कौन सा खिलाड़ी है जो रिटायर आउट हुआ है। तो आंसर ऑप्शन है आपके आंद्रे रसेल, ग्लेन मैक्सवेल, जोस बटलर या रविचंद्रन अश्विन। तो आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, तो आपका समय समाप्त होता है। चलते हैं उत्तर की ओर। तो अगर हम बात करें रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी, यानी कि पहली बार खिलाड़ी तो हो रहे हैं, लेकिन भारत बात हो रही है किसकी इसमें? IPL क्रिकेट की। तो IPL क्रिकेट की बात करें तो उत्तर होगा रविचंद्रन अश्विन। जी हाँ, रविचंद्रन अश्विन हमारे रिटायर्ड आउट होने वाले IPL के क्रिकेट के पहले खिलाड़ी बने हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी अचानक से जब खिलाड़ी मैदान छोड़ के चला जाता है तो उसको रिटायर्ड आउट माना जाता है, यानी कि वो स्वेच्छा से रिटायर हो रहे हैं, मतलब अपनी जगह पर किसी दूसरे खिलाड़ी को खेलने का मौका देना चाह रहे हैं। लेकिन अगर एक बार खिलाड़ी मैदान पर आ जाए और वापिस लौट कर जाए तो उसको फिर रिटायर आउट माना जाता है, यानी कि कैच आउट नहीं हुआ, विकेट आउट नहीं हुआ, बोल्ड नहीं हुआ, लेकिन फिर भी खिलाड़ी पवेलियन को लौट जाए तो उसको वहां पर ऐसी स्थिति में रिटायर्ड आउट करार दिया जाता है। तो रविचंद्रन अश्विन जो है भारतीय क्रिकेट टीम के अहम स्पिन गेंदबाज हैं। जी हाँ, एक अहम स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। दरअसल ऐसा हुआ था कि जब राजस्थान रॉयल की ओर से खेल रहे थे, ये राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेल रहे थे और अचानक से खेलते खेलते अपने मैदान को छोड़कर पवेलियन की ओर चले गए। तो लखनऊ सुपर जॉयंट्स के खिलाफ बल्लेबाजी के दौरान अचानक क्रीज छोड़कर पवेलियन की ओर लौट गए। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, गोले में बना हुआ है कि कैसे ये मैदान की तरफ चले गए, दूसरे खिलाड़ी आ गए। ऐसा जब अक्सर किया जाता है जब हमें किसी अन्य खिलाड़ी को खेलने के लिए मौका देना है या जरूरत है किसी और खिलाड़ी की और हमें उस समय वहां पर हम कैपेबल नहीं है, ऐसी कोई स्थिति होती है तो वहां पर रिटायर आउट किया जाता है। तो अचानक से ही मैदान की क्रीज को छोड़कर चले गए तो एम्पायर ने उनको रिटायर आउट करार दे दिया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसको याद रखना है, रिटायर आउट होने वाले IPL में पहले खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन कहां से खेल रहे थे? राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेल रहे थे। वैसे तो भारतीय क्रिकेटर हैं ये, लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग में बड़े अलग अलग राज्यों की टीम बनती है, तो उसमें राजस्थान रॉयल की ओर से खेल रहे थे ये IPL 2022 में। चलिए, और किसके साथ खेल रहे थे? लखनऊ सुपर जॉयंट्स के खिलाफ ये चीज हुई थी।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 136 की ओर। हाल ही में किस ड्राइवर ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 रेस जीता है? जी हाँ, ऑप्शन है ऑरलैंडो नेरिस, डेनियल रिकिया, चार्ल्स लेकर्क या जॉर्ज रसेल। जी हाँ, तो आपका समय शुरू होता है अब। चलिए तो चलते हैं उत्तर की ओर। अगर हम बात करें F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 का रेस जो है, यानी कि जो फॉर्मूला वन रेसिंग वगैरह जो होती है हमारे यहाँ भी होती है, हमारे उत्तर भारत में एकमात्र हमारे फॉर्मूला वन रेसिंग कार स्टेडियम है जो कि हमारे उत्तर प्रदेश से ग्रेटर नोएडा में स्थित है, बुद्धा सर्किट के नाम से जाना जाता है। तो वही उसी प्रकार की रेस जो है हमारी F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स है ये, जिसमें हमारे चार्ल्स लेकर्क ने, जी हाँ चार्ल्स लेकर्क ने, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, तो चार्ल्स लेकर्क फेरारी मोनाको ये अपनी इनकी गाड़ी का नाम है, 10 अप्रैल 2022 को मेलबर्न यानी कि ऑस्ट्रेलिया के एक शहर का नाम है मेलबर्न, विक्टोरिया में आयोजित फॉर्मूला वन F1 2022 ऑस्ट्रेलियन का ग्रैंड प्रीमियर जीत लिया है। किसने? चार्ल्स लेकर्क ने। यह 2022 फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप का तीसरा दौर था। जी हाँ, बात करो सर्जियो परेज, तो ये हमारे रेड बुल रेसिंग RBBPT मैक्सिको दूसरे, और जॉर्ज रसेल मर्सिडीज ब्रिटेन तीसरे स्थान पर रहे। तो पहले स्थान पर रहे हमारे चार्ल्स लेकर्क, दूसरे स्थान पर सर्जियो पेरेज और तीसरे स्थान पर जॉर्ज रसेल ने स्थान लिया है हमारा F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022। चलते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 137। हाल ही में कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? अर्थात इस देश ने पहली बार ऐसा किसी देश ने किया है जिसने जंगली जानवरों को भी कानूनी अधिकार दिया है। तो ऐसा कौन सा देश है ऐसा काम करने वाला? तो ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ब्राजील, इक्वाडोर या केन्या। चलते हैं आपके समय घड़ी की तरफ, तो समय शुरू होता है आपका। सभी साथी कमेंट करें। एक बार फिर घड़ी स्टार्ट कर देते हैं, सभी लोग कमेंट करेंगे। इसका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर आपको समय दिया गया है कमेंट करने के लिए, सभी साथी कमेंट करेंगे। चलिए तो चलते हैं उत्तर की ओर। तो अगर हम बात करें जंगली जानवरों को भी कानूनी अधिकार देने वाला कौन है, तो उत्तर है इक्वाडोर। जी हाँ, इक्वाडोर एनिमल राइट्स आपके सामने एक जानवर है जो लेकर के बैठा है। वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए, यानी कि जो वन्य जीव होते हैं उनके साथ गलत काम किए जाते हैं, उनको मार दिया जाता है, शिकार कर लिया जाता है, आदि आदि चीजें की जाती हैं। इन सब से बचाने के लिए दक्षिण अमेरिकी देश, यानी कि दक्षिण अमेरिका के उसमें जो क्षेत्र में पड़ने वाला देश इक्वाडोर ने एक अनोखी पहल शुरू की है। जी हाँ, यह दुनिया का पहला देश बन गया है। जी हाँ, ये दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने का फैसला लिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने उस मामले में पक्ष में फैसला सुनाया है जो ऑस्ट्रेलिया नामक एक ऊनी बंदर पर केंद्रित था। जैसा कि जो आपके सामने तस्वीर में दिखाई दे रहा है, ये एक ऊनी बंदर है, ऑस्ट्रेलिया नाम का एक ऊनी बंदर है, जो कि इसके आधार पर ही ये हमारा वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने का फैसला लिया गया, जिसमें सर्वोच्च अदालत ने उसके पक्ष में फैसला दिया है, जिसे उसके घर से एक चिड़ियाघर में ले जाया गया था। जी हाँ, तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया नाम का जो बंदर था, उसको उसके घर से पहले चिड़ियाघर ले जाया गया। वहां पर उसके जाने के बाद 1 महीने के अंदर ही उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसी बात से आहत होते हुए, उस पर ध्यान देते हुए वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने का फैसला दिया गया है हमारे दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर के द्वारा। तो जी हाँ, याद रखेंगे, जंगली जानवरों को पहली बार कानूनी अधिकार दिया है तो किसने दिया है? दक्षिण अफ्रीकी देश इक्वाडोर। किसके कारण? एस्ट्रेलिका नामक एक बंदर के कारण। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 138। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, जी हाँ राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल को, 10 अप्रैल को, 14 अप्रैल को या 11 अप्रैल को? आपका समय शुरू होता है अब, सभी साथी कमेंट करेंगे।
चलिए, तो आपका समय समाप्त होता है, चलते हैं उत्तर की ओर। अगर हम बात करें राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, जी हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा 11 अप्रैल। जी हाँ, 11 अप्रैल को मनाया जाता है। महिलाओं के मातृत्व संरक्षण के लिए भारत में हर साल 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, 11 अप्रैल को महिलाओं के मातृत्व संरक्षण के लिए ये हर साल कस्तूरबा गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। जी हाँ, जो कस्तूरबा गांधी हैं उनके जन्म दिवस है 11 अप्रैल को, उसको ही हमारा राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। भारत में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए इस दिन का विशेष महत्व है, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है हमारे भारत में, ज्यादा पहले होता था, अब थोड़ा कम होता जा रहा है कि अक्सर महिलाएं बच्चों को जन्म देने के दौरान मर जाती थी, उनके बच्चे मर जाते थे आदि आदि। इस प्रकार की समस्याओं को कम करने के लिए इसकी पहल के आधार पर, इस उद्देश्य पर आधारित राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर। यह व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया की एक पहल है। जी हाँ, ये व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया WRAI की एक पहल है। नेशनल सेफ मदरहुड डे 11 अप्रैल कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 139, हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जी हाँ, प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, अन्ना हजारे, सचिन तेंदुलकर या नरेंद्र मोदी। जी हाँ, सभी साथी कमेंट करेंगे। आपका समय शुरू होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। सभी साथी इसका उत्तर देंगे आवश्यक रूप से। चलिए चलते हैं उत्तर की ओर। तो अगर हम बात करें प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की, तो इसको सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी। जी हाँ, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 24 अप्रैल 2022 को। उन्हें मुंबई में आयोजित 80वें वार्षिक मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में देश और समाज के लिए उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। जी हाँ, 80वें वार्षिक मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में देश और समाज के लिए उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। तो याद रखेंगे, प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस, जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 3 अप्रैल को, 7 अप्रैल को, 8 अप्रैल को या 5 अप्रैल को? तो आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, तो उत्तर की तरफ चलते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हमारा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। जी हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना दिवस जो है वो 7 अप्रैल है। जी हाँ, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी स्थापना जो की गई थी वो हमारी कब की गई थी? 7 अप्रैल को की गई थी। तो इसीलिए उसी दिन को प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल अर्थात विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें 2022 के विश्व स्वास्थ्य दिवस की 7 अप्रैल की जो थीम क्या थी, तो थीम थी हमारा आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। जी हाँ, वर्ल्ड हेल्थ डे 2022 की थीम है आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। WHO की स्थापना, साथ ही जानकारी बता देते हैं आपको, थोड़ी सी जानकारी और दे देते हैं कि WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। तो 7 अप्रैल के आधार पर इसलिए ही जन्म इसका एक प्रकार से शुरुआत हुई, तो इसलिए उसको एक प्रकार से विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया है। साथ ही स्थापना का अगर वर्ष पूछ लेता है तो 1948 को इसकी स्थापना की गई। और बात करें अगर हम WHO के मुख्यालय की, हेडक्वार्टर की, तो इसका आंसर होगा स्विट्जरलैंड। जी हाँ, और स्विट्जरलैंड में भी कहाँ? जिनेवा। तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हमारे WHO की स्थापना की गई। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, बिल्कुल बिल्कुल याद रखना है। WHO
की स्थापना 7 अप्रैल को हुई, इसलिए ही विश्व स्वास्थ्य दिवस हमारा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 64वें ग्रैमी अवार्ड में किसने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता? जी हाँ, 64वें ग्रैमी अवार्ड बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड किसने जीता? जैक एटनॉफ, एंजेलिक किडजो, अरूज आफ्ताब या ओलिविया रोड्रिगो? जी हाँ, तो आपका समय शुरू होता है, सभी साथी कमेंट करेंगे। 64वें ग्रैमी अवार्ड में किसने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है? मैं कई बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, बार बार आंसर रिपीट कर रहा हूं। उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल स्थायी हो जाएंगे और आप बिल्कुल अच्छे से इनको याद रख पाएंगे। अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हैं, क्लास लेने में आनंद आ रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों को वीडियो शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इससे जुड़ सकें और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आप हमारे ग्रो अप मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही आप फिलहाल हमारी करंट अफेयर की क्लास की सीरीज चल रही है, आगे चल के हमारी सभी सब्जेक्ट्स पे आपको जल्दी जल्दी क्लास मिलेंगी, जिसमें आपको विशेषकर जो हमारे सुपर टेट या टीचिंग एग्जाम्स हैं उनके विशेषकर आपको बहुत ही अच्छी और अच्छे तरीके से आपको क्लासेस करने को मिलेंगी, जिसमें आपका CDP यानी कि बाल विकास और शिक्षण शास्त्र और जो भी है उससे संबंधित जो विषय हैं उन सभी पर चर्चा होगी। मुख्य रूप से बाल विकास और शिक्षण शास्त्र मेरे द्वारा आपको उसमें कराया जाएगा, एक एक बिंदु को बहुत अच्छे से कराया जाएगा। थ्योरेटिकल क्लासेस भी होंगी, साथ में ही हमारी MCQ क्लासेस भी होंगी, यानी कि हम खाली थ्योरी नहीं कराएंगे, थ्योरीज के साथ MCQ क्वेश्चंस भी डिस्कस कराए जाएंगे, जिसमें आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएंगे। थ्योरीज को खाली समझेंगे नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करना भी सीख पाएंगे। तो उसी के लिए आगे हमसे जुड़े रहने, इसके लिए आपको जरूरत है कि आपसे हमसे जुड़े रहें। जुड़ने का माध्यम है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जाए, ताकि आपको जब भी वो क्लासेस आए तो आप उनको अटेंड कर सकें और किसी भी प्रकार से आपकी वो कक्षाएं छूटे नहीं। तो आपका उत्तर का समय समाप्त हो चुका है, तो चलते हैं इसके उत्तर की ओर। क्वेश्चन नंबर 141, अगर हम बात कर रहे थे 64वें ग्रैमी अवार्ड की, जी हाँ, ग्रैमी अवार्ड जो है वो क्या है वह भी बताएंगे और किसने जीता वह भी बताएंगे। तो बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है ओलिविया रोड्रिगो। जी हाँ, ओलिविया रोड्रिगो, जो कि यहाँ पर मेडल या ये जो ट्रॉफी है इसको अपने हाथ में लिए खड़ी हुई है, यही है ये जो हमारा पुरस्कार है ग्रैमी अवार्ड। जी हाँ, तो ग्रैमी अवार्ड है वो हमारा संगीत के क्षेत्र में यानी कि म्यूजिक के क्षेत्र में सबसे चर्चित पुरस्कार कहलाता है ग्रैमी अवार्ड। तो अगर हम बात करें ग्रैमी अवार्ड 2022, तो इसकी जो विजेता है बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड तो ओलिविया रोड्रिगो है। इस बार 64वें ग्रैमी अवार्ड्स में ओलिविया रोड्रिगो ने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 142 की ओर। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने, जी हाँ, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैमी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? मैमी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज, कैमरॉन नोरी, कैस्पर रूड, डेनिस शापोवालोव। जी हाँ, शापोवालोव। तो आपका समय शुरू होता है, सभी साथी कमेंट करेंगे। तो आपका समय समाप्त हो चुका है, चलते हैं उत्तर की ओर। तो अगर हम उत्तर की ओर बात करें तो हाल ही में अगर हम बात करें टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने मैमी ओपन 2022 में पुरुष में एकल यानी कि जो सिंगल में खेलते हैं, डबल में भी खेला जाता है, सिंगल में भी खेला जाता है, तो मेल और वो भी सिंगल की अगर हम बात करें तो खिताब जीता है हमारा कार्लोस अल्कराज। जी हाँ, कार्लोस अल्कराज ने जीता है, जो उल्टे हाथ पे आप देख रहे हैं, जो मुंह को फाड़ के बहुत तेजी से एक्साइटेडमेंट के साथ अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं, जी हाँ, कार्लोस अल्कराज हमारे स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने मियामी ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है। फाइनल में उन्होंने नॉर्वे के कैस्पर रूड को शिकस्त दी है। जी हाँ, हमारे कार्लोस अल्कराज ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को शिकस्त देकर मियामी ओपन 2022 में एकल पुरुष का खिताब जीता है। साथ ही राइट में भी एक पिक्चर दी गई है जिसमें आपको एक लड़की दिखाई दे रही है, तो यह भी मियामी ओपन 2022 से संबंधित हैं। ये महिला वर्ग की पोलैंड की ईगा स्वितेक ने, इनका नाम है ईगा स्वितेक ने नाओमी
नाओमी ओसाको को हराकर महिला एकल का खिताब जीता है। तो अगर हम बात करें मैमी ओपन 2022 की, तो पुरुष एकल में किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। और महिला एकल में किसने जीता है? एगा स्वितेक ने। जी हाँ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 143 की ओर। 143 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? जी हाँ, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप, यानी कि आईसीसी का जो मेल होता है, एक फीमेल वर्ल्ड कप होता है, वुमेन वर्ल्ड कप होता है 2002, किसने जीता? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके लिए, ठीक है। तो इसका उत्तर बताना है। ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या भारत। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, तो आपका समय समाप्त हो चुका है। चलते हैं उत्तर की ओर। क्वेश्चन नंबर 143, आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2022। तो अगर हम बात करें आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 की, तो इसके जो खिताब जीता है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने ये खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने इंग्लैंड को हराकर, जी हाँ, ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने इंग्लैंड को हराकर आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का 7वीं बार, यानी कि 7th टाइम इन्होंने अपना वर्ल्ड कप नाम किया है। वुमेन की जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम है, उन्होंने खिताबी मुकाबले में आलिया हिली ने 170 रनों की रिकॉर्ड पारी के दम पर 5 विकेट पर 365 रन बनाए। बहुत ही अच्छा। और हिली ने पुरुष एवं महिला विश्व कप के फाइनल में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर का भी एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया है। जी हाँ, हिली ने, जो आपके सामने लेफ्ट में तस्वीर में दिखाई दे रही है, हिली ने पुरुष एवं महिला विश्व कप के फाइनल में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर का नया रिकॉर्ड भी बनाया है। तो याद रखेंगे, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2002 किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। कौन सी बार जीता? 7वीं बार जीता है, यानी कि कुल 7 बार जीत चुकी है ऑस्ट्रेलिया की वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 144, क्वेश्चन नंबर 144, हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नया प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? विकास कुमार, भूपेंद्र चौधरी, कमलेश जाखड़ या ताराचंद राय? जी हाँ, तो आपका समय शुरू होता है। चलिए, तो चलते हैं अपने उत्तर की ओर। डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जी हाँ, दिल्ली में अपने एक जो भारतीय रेल तो है ही है, साथ में उनकी लोकल जो स्टेशन होते हैं अपने शहर पर, क्योंकि महानगर बड़ा शहर और दिल्ली देश की राजधानी भी है, जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर मेट्रो रेल होती हैं, ताकि वहाँ पर लोकल में ट्रेवल करने के लिए जो है आसानी सुविधापूर्वक एक सुविधा है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। उसी के तहत सबसे पहले भारत में अगर हम बात करें तो दिल्ली मेट्रो रेल भी एक बहुत बड़ी उसमें महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो बात करें उत्तर की, तो आपके सामने उत्तर है विकास कुमार। जी हाँ, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, विकास कुमार की तस्वीर देख रहे हैं, और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ट्रेन दिखाई दे रही है आपको। विकास कुमार को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नया प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ई श्रीधरन और मंगू सिंह के बाद कुमार यानी कि विकास कुमार डीएमआरसी के तीसरे प्रबंध निदेशक, यानी कि जब से हमारी डीएमआरसी की स्थापना हुई है, ये स्थापना हमारी डीएमआरसी की दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की 24 दिसंबर 2002 को की गई थी, तो तब से अब तक 2 हैं, अब तीसरा स्थान लिया है। पहली बार बने थे ई श्रीधरन और दूसरी बार प्रबंध निदेशक बने हैं मंगू सिंह, और अब तीसरा स्थान लिया है विकास कुमार ने, प्रबंध निदेशक डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के विकास कुमार। जी हाँ, भूल नहीं जाना, बिल्कुल भी अच्छे से याद रखना है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक हैं विकास कुमार। अब दिल्ली को मेट्रो को और विकास करेंगे कौन? हमारे विकास कुमार। याद करने के लिए इसको जोड़ सकते हैं, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन विकास कुमार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 145, हाल ही में किसे वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया? जी हाँ, किसे
वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया? वेणुगोपाल वर्मा, आशीष चंद्रेकर, रामदरस मिश्रा या प्रकाश देवदत्त? जी हाँ, वेणुगोपाल वर्मा, आशीष चंद्रेकर, रामदरस मिश्रा या प्रकाश देवदत्त। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। सरस्वती सम्मान 2021। तो बात करें तो इसका आंसर होगा रामदरस मिश्रा। जी हाँ, रामदरस मिश्रा, जैसा कि आप तस्वीर में बीच में देख पा रहे हैं, रामदरस मिश्रा हैं जिनको सरस्वती सम्मान दिया गया। सरस्वती जी की आपको प्रतिमा दिख रही होगी, तो अर्थात अब अंदाजा लगा सकते हैं कि किससे संबंधित होगा। तो ये पुरस्कार हमारा वरिष्ठ कवि और लेखक रामदरस मिश्र को 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया। मिश्र को यह सम्मान उनके कविता संग्रह सरस्वती यानी कि जो है सॉरी सरस्वती जी की बात करें तो कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूं। जी हाँ, इनकी कविता संग्रह यानी कि उसमें कई सारी कविताएं हैं, मैं तो यहाँ हूं के लिए इनको सरस्वती सम्मान 2021 दिया गया है रामदरस मिश्रा को। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाला साहित्य का यह प्रतिष्ठित पुरस्कार है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला साहित्य का यह प्रतिष्ठित पुरस्कार है। किसी भी भारतीय भाषा के लिए यह दिया जाता है। इस बार यह सम्मान हिंदी की पुस्तक को मिला है। जी हाँ, कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूं रामदरस मिश्रा की जो है कविता संग्रह है। 2021 का सरस्वती सम्मान हिंदी पुस्तक को मिला है। जी हाँ, रामदरस मिश्रा, याद रखना है। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ। 146 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है ऑस्कर अवार्ड 2022। जी हाँ, ऑस्कर अवार्ड बड़ा ही चर्चित एक अवार्ड है। ठीक है, चर्चा उत्तर के बाद करेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो ऑस्कर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है द कश्मीर फाइल, वेस्ट साइड स्टोरी, ड्राइव माई कार या द सुसाइड स्क्वाड? तो आपका समय शुरू करते हैं। समय शुरू हो चुका है, सभी साथी मेरे कमेंट करेंगे। चलिए तो चलते हैं उत्तर की ओर। तो बात करें ऑस्कर अवार्ड 2022 की, तो अगर हम बात करें उसमें सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार, तो इसका उत्तर है ड्राइव माई कार को दिया गया है। जी हाँ, जैसा कि आप मूवी के पोस्टर में देख पा रहे हैं, ड्राइव माई कार एक मूवी है जिसको सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड जो है वो हमारा जो फीचर या वो फिल्म यानी कि मूवी आदि से संबंधित जो भी एंटरटेनमेंट है ये जो है इसके क्षेत्र में हमारा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का होता है। जैसा कि आप इसमें ऑस्कर अवार्ड कैसा होता है उसका प्रतिबिंब भी देख पा रहे हैं कि जो ऑस्कर अवार्ड की ट्रॉफी है वो इस प्रकार से होती है। दुनिया की सिनेमा की जो दुनिया है, सिनेमा की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़े पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड 2022 सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म का अवार्ड ड्राइव माई कार जो जापान की एक फिल्म का नाम है उसको मिला है। तो ऑस्कर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म ड्राइव माई कार जापान की मूवी को मिला है। याद रखना है बहुत अच्छे से, फिल्म संबंधी भी कुछ क्षेत्र के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है 147। हाल ही में प्रमोद सावंत किस राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने? जी हाँ, हाल ही में प्रमोद सावंत किस राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? मणिपुर, सिक्किम, गोवा या ओडिशा? चलिए, मणिपुर, सिक्किम, गोवा या ओडिशा? आपका समय शुरू करते हैं। सभी साथी कमेंट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सभी को कमेंट करना चाहिए इसका। चलिए एक बार फिर समय स्टार्ट करते हैं क्योंकि सभी का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, नाम है उनका प्रमोद सावंत, लेकिन उत्तर करना है किस राज्य के बने हैं। तो अगर हम बात करें प्रमोद सावंत की तो यह हमारे लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं गोवा के, और ये एक्सीडेंटल
चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, यानी कि अचानक से बनने वाले मुख्यमंत्री भी रहे हैं। मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद गोवा के मुख्यमंत्री का पद जब रिक्त हो गया था, तो इस पद के लिए किसको चुना गया था? प्रमोद सावंत को चुना गया था। और उन्होंने 19 मार्च 2019 को गोवा के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। और जब अचानक से इनको मनोहर पर्रिकर के जाने के कारण बनाया गया था मुख्यमंत्री, और अब 2022 गोवा विधानसभा चुनाव के बाद बाकायदा बीजेपी विधायक दल की बैठक में प्रमोद सावंत को ही गोवा के लिए नए मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया है। तो जी हाँ, पहली बार अचानक से बने मनोहर पर्रिकर के निधन के कारण, लेकिन दूसरी बार में फिर अच्छे से विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की जो विधायक दल की बैठक है उसमें इनको बाकायदा चुना गया, और फिर इनको दोबारा एक बार फिर से गोवा का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य या शुभ अवसर प्राप्त हुआ। तो याद रखेंगे, प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं, लगातार दूसरी बार बने हैं। एक बड़े नेता का निधन और रातों रात सीएम बन गए थे हमारे प्रमोद सावंत। न्यूज में हेडलाइंस में ऐसा चला था। गोवा में एक तरह फिर मुख्यमंत्री बनेंगे या बने हैं हमारे प्रमोद सावंत। चलते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन नंबर 148 की तरफ। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? जी हाँ, हैं भारतीय खिलाड़ी। स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात चल रही है 2022 की, उसमें फीमेल में जो एकल है यानी कि महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन है ज्वाला गुट्टा, पीवी सिंधु, अश्विनी पोनप्पा या साइना नेहवाल। समय शुरू करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, खेल से संबंधित क्वेश्चन है, अपने आप में एक महत्वपूर्ण और एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। चलिए, तो अगर हम बात करें इसके उत्तर की, भारतीय खिलाड़ी जिसने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप महिला एकल का खिताब जीता है, तो हमारी हर बार की वही जानी पहचानी बहुत ही टैलेंटेड हमारी खिलाड़ी पीवी सिंधु। जी हाँ, पीवी सिंधु ने स्विस ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब जीत लिया है। जी हाँ, टूर्नामेंट में अपना लगातार दूसरा फाइनल खेल रही 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु ने चौथी वरीयता प्राप्त थाईलैंड की खिलाड़ी को हराया। यह इस सीजन में उनका दूसरा महिला एकल खिताब है। जी हाँ, इस सीजन में इन्होंने दूसरी बार महिला एकल खिताब जीता है। किसने जीता है? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु हमारी बैडमिंटन की एक हमारी खिलाड़ी हैं, बहुत ही होनहार अच्छी खिलाड़ी हैं। लगभग हर साल कुछ ना कुछ हमारे देश का गौरव बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ स्थान ग्रहण करती हैं, पद आदि जीत कर लाती हैं। बहुत ही होनहार खिलाड़ी पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित हमारी स्विस ओपन बैडमिंटन से चैंपियन 2006 में महिला एकल का खिताब जीत कर खिलाई। चलते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 149 आपके सामने आ चुका है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? जी हाँ, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 11 जुलाई को, 5 अक्टूबर को, 25 अगस्त को या 29 दिसंबर को। तो आपका समय शुरू करते हैं। सभी साथी कमेंट करेंगे। चलिए चलते हैं उत्तर की ओर। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस की अगर हम बात करें तो उत्तर है 5 अक्टूबर को। जी हाँ, 5 अक्टूबर। इस वर्ष से 5 अक्टूबर का दिन अब से बनाया जाया करेगा। 5 अक्टूबर यानी कि आज हमारा अक्टूबर का महीना ही चल रहा है अब हमारा, तो 5 अक्टूबर से प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, नई दिल्ली में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की 67वीं बैठक में ये घोषणा की है कि प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य डॉल्फिन की प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना है। October 5 टू बी नेशनल डॉल्फिन डे, डिसाइड नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। जी हाँ, तो ये डिसाइड किया गया है हमारा कि बनाया जाएगा। चलिए, तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को बनाया जाएगा, घोषणा की है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। नई दिल्ली में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की 67वीं बैठक में इस चीज की घोषणा की गई। इसी के साथ हम चलते हैं अपने आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर।
तो देखते देखते हम अपने आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर पहुंच चुके हैं। तो फटाफट से चलते हैं आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। सभी साथी मेरे इस पर कमेंट करेंगे और उसके बाद हम अपनी आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे और मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए क्वेश्चन को एक बार पहले देख लेते हैं। हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है, लेकिन कैसा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? जयेश कुमार शर्मा, विनय मोहन कात्रा, प्रवीण सिंह जांगर, आलोक सिंह रावत। जी हां, आपका समय शुरू होता है अब। हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो चलते हैं उत्तर की ओर, समय खराब नहीं करेंगे ज्यादा। तो उत्तर है विनय कुमार कात्रा। जी हाँ, विनय कुमार कात्रा हमारे नए विदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं। भारत के नए विदेश सचिव के रूप में विनय कुमार कात्रा को पदभार संभाल लिया गया है। उन्होंने हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लिया है, जो 30 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे। कात्रा को भारत के पड़ोसी देशों के अलावा अमेरिका, चीन और यूरोप के साथ संबंधों का भी विशेषज्ञ माना जाता है। एक हमारी मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी कि विदेशी मामलों से संबंधित जो भी नीतियां कार्य करने से संबंधित होते हैं, तो ये उसी के ही हमारे क्या चुने गए हैं? विदेश सचिव चुने गए हैं। जी हाँ, विनय कात्रा इंडिया फॉरेन सेक्रेटरी चुने गए हैं, जैसा कि आप तस्वीर में भी इनको देख पा रहे हैं। तो इसी के साथ साथियों, हमने अपने आज की क्लास में 30 क्वेश्चन कवर किए, क्वेश्चन नंबर 121 से 150 तक। इससे पहले के हमने 101 से 130, 31 से 60, 61 से 90 और 91 से 120 अपनी पिछली 4 क्लासेस में की, और 5वीं क्लास आज हमने 121 से 150 तक कवर किए। अगर साथियों आपने अभी तक वो पुराने क्वेश्चंस नहीं किए हैं, आपने वो क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं, तो आप हमारी करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में जाकर ग्रो अप मंत्रा सर्च करेंगे, उसमें जो प्लेलिस्ट आ जाएगी, प्लेलिस्ट में हमारे आपको पिछली क्लासेस भी मिल जाएंगी। और आप इतना भी नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो चारों जो पिछली क्लासेस हैं उनके लिंक मिल जाएंगे। साथ ही हमारी जो अन्य टॉपिक्स पर, अन्य बिंदुओं पर भी कुछ क्लासेस हैं, उनके भी आपको वहां पर लिंक मिल जाएंगे। तो साथियों, इसी के साथ अपनी आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार बने रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ें, यही हमारी शुभकामनाएं। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में बहुत जल्द। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, गुड इवनिंग। अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। बाय।